बीएससी थर्ड ईयर बायो स्टूडेंट्स का श्री गोविंद गुरु गवर्नमेंट कॉलेज बांसवाड़ा के बॉटनी डिपार्टमेंट से मैं आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए एक और नया वीडियो लेक्चर आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हुआ हूं। बच्चों, हम लोग आज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अलग अलग टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे। ये आपके पेपर थर्ड की यूनिट फर्स्ट में दिया गया टॉपिक है और जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज होने वाले जो टूल्स हैं उनमें से पहला टूल जो हम आज डिस्कस करेंगे वो है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, जिनको कि प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स के नाम से भी हिंदी में जाना जाता है। तो सबसे पहले आइए हम इनके कुछ सामान्य बिंदुओं की चर्चा कर लेते हैं। इन्हें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स या मोलिक्यूलर सीजर्स के नाम से भी जाना जाता है और सबसे पहले इनको आर्बर और डसॉइक्स ने 1962 में बैक्टीरियल सेल्स के अंदर खोजा था और खोज करने के साथ साथ यह भी बताया कि इन एंजाइम्स में वो अद्भुत क्षमता होती है कि ये किसी भी डीएनए को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट सकते हैं और यही कारण था कि इनको मॉलिक्यूलर सीजर्स या आणविक कैंची के नाम से भी जाना गया। 1970 में स्मिथ और उनके जो साथी थे उन्होंने इनको एक जीवाणु कोशिका से प्योरीफाइड फॉर्म में कलेक्ट किया और आर्बर, हैमिल्टन स्मिथ और डेनियल नैथन्स, ये तीन साइंटिस्ट थे जिनको 1978 में इस कार्य के लिए मेडिसिन और फिजियोलॉजी यानी कार्यकी का नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था। आज की तारीख में लगभग 3000 ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं, जाने पहचाने जा चुके हैं और उनके उनमें से 200 ऐसे हैं जिनकी अपनी एक विशेष हम कह सकते हैं कि विशेषताएं हैं, प्रॉपर्टीज हैं और उनको कमर्शियली या वाणिज्यिक दृष्टि से लेबोरेटरीज के अंदर अच्छे से प्रयोग किया जा रहा है। आइए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम यानी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की नेमिंग या उनके नामकरण की प्रक्रिया को समझ लेते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर एक एंजाइम प्रदर्शित किया जा रहा है जिसका नाम है इको R1। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, इसको कहते हैं इको R1। तो यानी ये हो गया 1 2 3 4 5 5 लेटर्स, 5 वर्ण से बना हुआ एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। अब इसमें जो आप देख रहे हैं जो ई है वो लिया गया है जीनस एशरीशिया नामक जीवाणु से और इसके जो अगले दो लेटर CO जो है वो जाति कोलाई से लिए गए हैं, अर्थात यह रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एशरीशिया कोलाई नामक जीवाणु से प्राप्त किया गया है जिसकी स्ट्रेन यानी प्रभेद R है तथा जिस क्रम में इस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम को खोजा गया उसके आधार पर यह पहला खोजा गया रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होने के कारण इसको इको R1 की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार से प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का नामकरण इस प्रकार से किया जाता है कि पहला अक्षर जीनस नाम से ले जाता है, वो कैपिटल में रखा जाता है, अगले दो अक्षर स्मॉल लेटर्स में होते हैं और वो उसकी प्रजाति यानी स्पीशीज से लिए जाते हैं, जबकि अगला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर में लिया जाता है और वो उसका प्रभेद या स्ट्रेन होता है, जबकि उससे अगला जो लेटर होता है वो उसकी क्रम संख्या होता है। चलिए इसके बाद हम एक और शब्द समझते हैं और वो है बच्चों रिकॉग्निशन साइट्स या हम कहते हैं कि उनके अभिज्ञान स्थल। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के अपने विशिष्ट अभिज्ञान स्थल यानी रिकॉग्निशन सीक्वेंस होते हैं। ये वे नाइट्रोजेनिक क्षारकों के विशिष्ट अनुक्रम होते हैं जहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने उस अभिज्ञान स्थल पर आकर के क्रिया करता है तथा कोई दो नाइट्रोजेनिक क्षारकों के बीच में क्रिया कर उनको पृथक कर देता है, उनके बीच की फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को पृथक कर देता है।
मैं यहाँ हाईलाइट करना चाहूंगा बच्चों, ये कहलाती है रिकॉग्निशन सीक्वेंस या रिकॉग्निशन साइट्स, यानी हिंदी में जिनको अभिज्ञान स्थल कहते हैं। तो प्रत्येक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का अपना एक विशिष्ट अभिज्ञान स्थल होता है। वे अभिज्ञान स्थल नाइट्रोजनिक क्षारकों का विशिष्ट अनुक्रम होता है तथा इन्हीं विशिष्ट अनुक्रम के ऊपर कोई भी एक विशिष्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम अपने विशिष्ट अनुक्रम पर ही क्रिया करता है। प्रायः ये विशिष्ट अनुक्रम यानी अभिज्ञान स्थल पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस यानी पैलिंड्रोमिक अनुक्रम के होते हैं, अर्थात ये उल्टे सीधे एक समान होते हैं। जैसे अभी आपको प्रदर्शित किया गया है मलयालम। अब आप मलयालम को चाहे यहां से पढ़ें, चाहे दाहिनी से बाईं ओर पढ़ें, चाहे बाईं ओर से दाईं ओर पढ़ें, ये मलयालम ही पढ़ने में आता है। तो ठीक उसी तरह से डीएनए में ये जो रिकॉग्निशन सीक्वेंसेस या अभिज्ञान स्थल होते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, वे भी नाइट्रोजनिक क्षारकों के ऐसे अनुक्रम होते हैं जो कि उल्टे सीधे पढ़ने में एक जैसे होते हैं, अर्थात उन्हें यदि दाएं से बाईं ओर पढ़ा जाए या बाईं से दाईं ओर पढ़ा जाए तो भी वे एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे अभी स्क्रीन के ऊपर आपके पास रेस्ट्रिक्शन एंजाइम BAM-H1, ये आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है जिसकी ये अभिज्ञान स्थल दिए हुए हैं, ये रिकॉग्निशन सीक्वेंस दी हुई है। आप देख रहे हैं ये इसका जो एक स्ट्रैंडेड डीएनए की उसके ऊपर अनुक्रम है GG80CC। ठीक उसी तरह से जब दूसरे स्ट्रैंड के ऊपर हम आते हैं तो ये आएगी आपकी वापस GG80CC, यानी उल्टा सीधा एक समान, यानी नाइट्रोजनिक क्षारकों का जो अनुक्रम होता है वो एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज होता है, बिल्कुल सामने की इमेज होता है, और ये कहलाती है उसके अभिज्ञान स्थल। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बात, यही वो स्थल है जहां पर कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, क्रिया करता है। ज्यादातर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के जो अभी मैंने जैसा बताया अभिज्ञान स्थल होते हैं वो 4 से 8 बेस पेयर्स की सीक्वेंस होती है। अब यहाँ आपके पास चित्र में 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स प्रदर्शित हैं। एक तो आप देख रहे हैं बच्चों EcoR1 और एक आप देख रहे हैं PVU2। तो जो EcoR1 है उसके अभिज्ञान स्थल है GAATC, अर्थात आगे डीएनए कैसा भी हो लेकिन डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में जहां भी GAATC स्थल दिखाई देगा ये इसका अभिज्ञान स्थल हो गया, रेस्ट्रिक्शन साइट या रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गई EcoR1 की। अब उसी प्रकार से आप PVU2 देख रहे हैं, तो PVU2 के जो अभिज्ञान स्थल होते हैं वो CAG-CTG होते हैं। अब ये किस प्रकार से क्रिया करेंगे अगली स्लाइड में आप देख रहे हैं, जैसे कि चित्र में प्रदर्शित है। EcoR1 में जैसे ही डीएनए में EcoR1 जाएगा, डीएनए में देखेगा, देखने के पश्चात यदि उसको GAATC अनुक्रम दिखाई देगा तो वो जाएगा और G और A के बीच में से उस डीएनए को कट कर देगा। ठीक है, तो जैसे ही यहां से कट करेगा तो आप कृपया देखें इस स्लाइड के ऊपर, G और A से यहां कट किए, यहां कट करके और यहां कट के करके आएगा, तो आपको इससे प्राप्त होने वाले डीएनए के जो 2 खंड होंगे वो असमान लंबाई के होंगे और उनको हम स्टिकी एंड्स कहते हैं। जबकि आप PVU2 में आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, यहां पर कट करने का स्थल बिल्कुल समान जगह पर है, G और C के बीच में, G और C के बीच में। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो कटने वाले डीएनए खंड होंगे यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की क्रिया के पश्चात जो 2 खंड हमें प्राप्त होंगे वो लगभग समान लंबाई के होंगे, और इस वजह से समान लंबाई के प्राप्त होने के कारण वो ब्लंट एंड्स कहलाते हैं। जबकि इनसे प्राप्त होने वाले दोनों खंड असमान लंबाई के होने के कारण स्टिकी एंड्स कहलाते हैं। ब्लंट एंड्स को फ्लैश एंड्स या नॉन स्टिकी एंड्स भी कहते हैं। ये कुछ इस स्लाइड में कुछ ऐसे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं जिनके की रिकॉग्निशन सीक्वेंस और क्लीवेज पैटर्न दोनों प्रदर्शित है। आप देख रहे हैं EcoR1 का रिकॉग्निशन सीक्वेंस हो गई GAATC, और जो काटने का जो पैटर्न है आप देख रहे हैं G और A के बीच में कट लगाता है, तो आप देखेंगे एक डीएनए खंड में G रह जाएगा जबकि दूसरे की डीएनए स्ट्रैंड के अंदर CTTA, मतलब ये लंबा अनुक्रम है, तो ये असमान लंबाई का काटेगा। तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये कैसा एंड्स क्रिएट कर रहा है, स्टिकी एंड्स क्रिएट कर रहा है। ऐसे HIND3 जो है उसके रिकॉग्निशन डबल सीक्वेंस जो है AA-GCTT है, और इससे भी हमें स्टिकी एंड्स प्राप्त होते हैं। जबकि BAM-H1 जो BAM-H1 जो है उसको आप देखेंगे तो उसकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस GG80CC है, और इससे भी हमें स्टिकी एंड्स प्राप्त होते हैं। जबकि SAU3A से आप देख रहे हैं, यहां आप अच्छे से देख रहे हैं कि जो कट उत्पन्न किए जा रहे हैं वो GATC और
अगली नाइट्रोजनिक क्षारक कोई भी हो सकती है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन में से। इस प्रकार से ये भी स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस करता है, मगर जो अंतिम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम HAE थर्ड प्रदर्शित है, ये स्टिकी एंड्स प्रदर्शित, नॉन स्टिकी एंड यानी ब्लंट एंड्स प्रदर्शित उत्पन्न करता है, क्योंकि इसके जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो GGCC है, आसान सी 4 नाइट्रोजनस बेसिस की, और जो कट लगाएगा वो कट उत्पन्न करेगा, वो G और C के बीच में उत्पन्न करता है। अब देखिए हम जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं उनकी कैटेगरी की बात करते हैं। तो बच्चों याद रखना 3 कैटेगरीज में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को बांटा गया है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब जो टाइप 1 होते हैं वो उनकी जो अभी वो कट लगाने या डीएनए को कट करने के जो स्थल होते हैं वो रिकॉग्निशन सीक्वेंस से करीबन 1000 बेस पेयर्स दूर होते हैं। आप सोच सकते हैं कि जो उनका अभिज्ञान स्थल है उनसे वो लगभग 1000 बेस पेयर दूर कट उत्पन्न करते हैं। तो इस उन 1000 के बीच में जो नाइट्रोजनी बेसिस होंगी उनका अनुक्रम हमें भी नहीं पता होता है, तो हमें नहीं पता होता है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। उसके एग्जाम्पल दिए हुए इको K1 है, इको A1 है, CFR A1 है, तो इस तरह से हैं। जबकि टाइप 3 जो है वो जो अभिज्ञान स्थल होते हैं उनसे 24 से 26 बेस पेयर दूर कट उत्पन्न करते हैं। उसमें आपके पास एग्जाम्पल इको P1, HINF थर्ड, इको P15 ये दिए हुए हैं। जबकि जो सबसे उपयोग में लाए जाने वाले एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जिनको बहुतायत से प्रयोग में लाया जाता है, वो है आपके टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ये बिल्कुल वही कट उत्पन्न करते हैं जो इनके अभिज्ञान स्थल होते हैं, बल्कि अभिज्ञान स्थल में भी एग्जैक्टली वहीं पर कट उत्पन्न करते हैं, वहीं फास्फोडाइस्टर बंध को तोड़ते हैं जो उनकी क्लीवेज साइट होती है। जैसे आपको मैंने बताया था इको R1 इस कैटेगरी में आता है, उसके अभिज्ञान स्थल GAATTC होते हैं और वो G और A के बीच में कट उत्पन्न करेगा। तो सबसे ज्यादा सही और अच्छे परिणाम देने वाले जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो टाइप 2 कैटेगरी में रखे जाते हैं। बच्चों 2 टर्म और हैं, आइसोशाइजोमर्स और नियोकी शाइजोमर्स। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की वो प्रकार जो कि देखिए 2 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो जिनकी की सेम रिकॉग्निशन सीक्वेंस यानी सेम अभिज्ञान स्थल हो, किंतु और उनके जो क्लीवेज साइट है यानी जो विदलन यानी जो कट करने की जो जगह है वो भी समान स्थल पे हो, तो उनको अपन बोलते हैं आइसोकीजाइमर्स। ठीक है, जबकि दूसरे वाले जो इनसे मिलते जुलते एंजाइम्स होते हैं वो है नियोकीशाइजोमर्स, यानी जिनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो सेम होती है, दो अथवा अधिक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जिनकी रिकॉग्निशन सीक्वेंस तो सेम होती है मगर उनके विदलन स्थल भिन्न भिन्न जगह पर होते हैं, जैसे SMA फर्स्ट और XMA फर्स्ट। जैसे अब यहाँ चित्र में आप देख पा रहे हैं कि जो अपने पास XMA फर्स्ट है और SMA फर्स्ट है, दोनों की रिकॉग्निशन सीक्वेंस सेम है, CCC, मगर इनके विदलन स्थल भिन्न भिन्न जगह पर होते हैं। अब आते हैं हम किस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स क्रिया करते हैं। तो याद रखें आप, सबसे पहले रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होते हैं वो एंटायर लेंथ जो होती है डीएनए की उसको रीड करते हैं, स्कैन करते हैं, पढ़ते हैं उसको, और फिर उसके बाद जब वे अपनी रिकॉग्निशन सीक्वेंस को पढ़ लेते हैं, भांप लेते हैं कि इतनी इतनी जगह पर उनके अभिज्ञान स्थल मौजूद हैं, तो फिर वो जाकर के वहां पर बाइंड हो जाते हैं। बाइंड होकर के वे फिर सीधा क्लीवेज स्थल पर पहुंचकर वहां के फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, और इसके लिए वे एक जल का अणु काम में लेते हैं। स्पेशली जो आपके फॉस्फोडाइस्टर बनती है उसमें जो 3' जो ऑक्सीजन एटम होता है और जो फास्फोरस एटम होता है उसके बीच बंध को ब्रेक करते हैं। यहाँ एक चित्र के माध्यम से अपन ये अच्छे से देख सकते हैं। ये है बेस, ये है शुगर और ये रहा अपना फॉस्फेट, फिर ये बेस, ये शुगर और ये फॉस्फेट। तो ये जो बंध बना हुआ है बच्चों ये कहलाता है आपका फॉस्फोडाइस्टर बंध, ये वाला ये फॉस्फोडाइस्टर बंध है। अब ये जल का अणु लेकर के और आप देख रहे हैं कि इस फॉस्फोडाइस्टर बंध को यहां से बीच में से ब्रेक कर दिया। तो जो भी बेस होगी, मान लीजिए जैसे इको R1 का एग्जांपल लें हम, तो ये बेस कौन सी होगी, G होगी, और ये बेस कौन सी होगी, A होगी, क्योंकि उसकी जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है वो GAATTC होती है और क्लीवेज साइट जो होती है उसकी वो G और A के बीच में होती है। तो G अलग हो जाएगा यहां पर से और A अलग हो जाएगा। इस प्रकार से ये
हम चित्र के माध्यम से देख रहे हैं कि कट उत्पन्न करते हैं, फॉस्फोडाइस्टर बंध को तोड़ देते हैं और अंततः परिणाम स्वरूप हमारे को जो डीएनए की दोनों स्ट्रैंड्स हैं वो पृथक हो जाती है। इस कार्य के लिए मैग्नीशियम आयन एक कैटालाइट के रूप में या उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। आइए अब हम वन बाय वन जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उनके बायोलॉजिकल रूल्स की चर्चा कर लेते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा जो रूल है उसका वो ये है बच्चों, ज़्यादातर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द बैक्टीरियल सेल्स, यानी कि जीवाणु कोशिकाओं द्वारा वे उत्पन्न किए जाते हैं। तो क्यों उत्पन्न किए जाते हैं? इसलिए उत्पन्न किए जाते हैं ताकि जब उन जीवाणु कोशिकाओं को बैक्टीरियोफेजेस यानी कि जीवाणु भोजी वायरस अटैक करें तो उसके उनके अटैक से वे बच सके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के माध्यम से। उसके बाद जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं वो जो फेज डीएनए यदि जीवाणु कोशिका के अंदर प्रवेश करा दिया गया है तो उसको रेप्लिकेशन से रोकते हैं, उसकी प्रतिकृति होने से रोकते हैं, अलग अलग स्थल पर उनको कट करके टुकड़ों में तोड़ करके। अन्यथा वे यदि मल्टीप्लाई करेंगे, रेप्लिकेशन करेंगे तो कई सारे जीवाणु भोजी उत्पन्न हो जाएंगे जीवाणु कोशिका में और जीवाणु कोशिका नष्ट हो जाएगी। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि भाई जीवाणु कोशिका जो होती है वह जीवाणु कोशिका स्वयं क्यों रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसका जो जीनोम है या डीएनए वो क्यों नहीं टूट जाता है? तो बच्चों आंसर है वो अपने डीएनए का मिथाइलेशन कर लेते हैं, अर्थात किसी भी नाइट्रोजेनिक क्षारक के ऊपर वह स्पेशली मिथाइल ग्रुप को अटैच कर लेते हैं और वो मिथाइलेशन फिर हो जाने के कारण जो कोई भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो उसके ऊपर कार्य नहीं कर पाता है। ये देखिए आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, ये वो आधा भाग है जिसके अंदर आप देख रहे हैं इको R1 की रिकॉग्निशन सीक्वेंस GAATC है और यहाँ पर मिथाइलेशन नहीं हुआ है। आराम से आप देख रहे हैं जी और ए के बीच में कट कर देगा, इधर भी जी और ए के बीच में कट करेगा और आप देख रहे हैं यहाँ से ये अनइक्वल एंड्स यानी स्टिकी एंड्स बनाते हुए डीएनए को दो खंडों में काट देगा। लेकिन यदि यही एडेनिन अगर मिथाइल ग्रुप अपने आप में अटैच कर लेती, जैसा कि यहाँ डॉट से प्रदर्शित है आप देख रहे हैं स्क्रीन में, और यानी उसका क्या हो गया, एंजाइम मिथाइलेज की उपस्थिति में मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट हो गया, तो अब क्या होगा, इसके ऊपर वही रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 क्रियाशील नहीं रहेगा, अर्थात वो उसको डीएनए को दो खंडों में विभक्त नहीं कर पाएगा। यही कारण है कि जीवाणु कोशिका स्वयं के रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से प्रोटेक्टेड रहते हैं, अर्थात स्वयं का रेस्ट्रिक्शन एंजाइम उनके खुद के डीएनए को तोड़ नहीं पाता है। इसके अतिरिक्त भी और डिफेंस मैकेनिज्म भी जीवाणु कोशिकाएं प्रयोग में लाती हैं। देखिए कुछ और यूजेस भी हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के, जैसे आप यहां स्क्रीन पे देख पा रहे हैं एक मार्कर लिखा है RFLP मार्कर, रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म मार्कर है। इट इज ए टूल टू विच इज यूज्ड टू स्टडी वेरिएशंस अमंग इंडिविजुअल्स एंड अमंग स्पीशीज। तो ये बहुत बढ़िया और अच्छा मार्कर है और इसके निर्माण में भी आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। इसी तरह से जो ट्रांसजीन कैसेट्स हैं उनके कंस्ट्रक्शन में भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की जरूरत पड़ती है। जो डीएनए स्टोरेज की जो लाइब्रेरीज होती हैं, डीएनए लाइब्रेरी जिनको कहते हैं, या सीडीएनए लाइब्रेरीज जो होती है कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए लाइब्रेरीज, उनके अंदर भी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को प्रयोग में लाया जाता है। और इसी प्रकार से जीनोटाइपिंग जो एक प्रक्रिया है जीबीएस जिसको कहते हैं जीनोटाइपिंग बाय सीक्वेंसिंग, उसमें भी आपको डीएनए के छोटे छोटे खंड प्राप्त करने के लिए आपको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की आवश्यकता पड़ती है। आइए अब हम एक स्क्रीन के माध्यम से देख लेते हैं कि किस प्रकार से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स जब दो भिन्न प्रकार के डीएनए खंडों को प्राप्त कर लेते हैं तो उनको कैसे जोड़ने में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। सबसे पहले जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं ये इको R1 से ट्रीट कर एक डीएनए का खंड प्राप्त कर लिया गया है। आप देख रहे हैं GAATC में से जो जी है वो कट गया और ए वाला भाग यहाँ से पृथक हो गया, ये दूसरी स्ट्रैंड देख रहे हैं आप। उसी प्रकार से इको R1 से ही एक और डीएनए जो कि कॉर्न के से प्राप्त किया गया है उसको प्राप्त किया और वो खंड यहाँ पर स्टिकी एंड प्रोड्यूस किए गए, और जैसे ही इनको परस्पर संयोजित किया जाता है
तो डीएनए लाइगेज एंजाइम की उपस्थिति में ये परस्पर जुड़ जाते हैं, और जैसे ही जुड़ जाते हैं तो हमें एक ऐसा डीएनए प्राप्त हो जाता है जो कि मूलतः दो भिन्न प्रजातियों जीवों से संबंधित है, एक बैक्टीरियल डीएनए और एक कॉर्न डीएनए है, और इसी कारण उसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल कहा जाता है। एक लास्ट स्क्रीन में आप ये देख भी सकते हैं कि किस प्रकार से रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को प्रयुक्त किया जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इको R1 से डीएनए को ट्रीट कराकर यहाँ से इस प्रकार से टुकड़ों में, खंडों में विभक्त किया जाता है। इधर से ये जो आप देख रहे हैं प्लास्मिड, ये वेक्टर है वाहक है, उसको भी आपका इको R1 से ट्रीट कर विभक्त कर दिया जाता है, और दोनों में जब स्टिकी एंड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, दोनों को जोड़ करके आप ये देख पा रहे हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना दिया जाता है। और ये रिकॉम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल फिर लास्ट में होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट करा दिया जाता है, या तो क्लोनिंग के लिए या उस जीन के उत्पाद प्राप्त करने के लिए। तो ये बच्चों को लास्ट स्लाइड थी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स की प्रक्रिया और उसको एक्सप्लेन करने के लिए। मुझे लगता है कि आपके लिए ये जो आज का लेक्चर है उपयोगी साबित होगा बच्चों, और कृपया आप लोग इस इन लेक्चर्स को पूरा देखा करें, बार बार देखें। हो सकता है कि आपकी चीज़ें पढ़ी हुई हों, लेकिन यदि आप इनको और देखेंगे तो शायद आपके लिए ये कुछ ना कुछ नई सूचनाएं लेकर आएंगे और उपयोगी साबित होंगे। संबंधित विषय से यदि फिर भी कोई शंका है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में प्रश्न के माध्यम से अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है ये लेक्चर आपका उपयोगी साबित हुआ होगा। थैंक यू।